अनअकैडमी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे सीसैट का और आई होप दैट आप ये PYQ सीरीज देख रहे हैं। तो आई हैव स्टार्टेड विद 2021, देन 2020, देन 2019। तो आप लोग सब सोच रहे होंगे कि सर बैकवर्ड क्यों जा रहे हैं। तो देखते हैं, मतलब मुश्किल से आसान सफ़र करेंगे हम लोग। दूसरा 2022 सबसे एंड में सॉल्व करेंगे, तो मज़ा आने वाला है। First of all, I welcome you all to India's largest learning platform. There is no denying to it. Unacademy is India's largest learning platform. And why Unacademy? Because it is choice of the toppers. We have great educators, flexibility of changing the courses, unlimited views, and you know the results as well, right? IAS बनना है आपका ड्रीम? Join RM batches. They're starting from 28th of February. You know the names and you know the faces, right? और मेरा कोड यूज कर सकते हैं आप, RUPSC। कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन विद जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है। प्लस कोर्सेज 50-400 का मिल रहा है और आइकॉनिक 64-80 का मिल रहा है। तो प्लीज़ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मत खोइए। And then launching prelims with Pathfinder crash course for UPSC CSE 2023 pre। आप लोगों को भी पता है कि प्री आ रहा है, तो दिस इज़ अ ग्रेट क्रैश कोर्स एंड विद वेरी नॉमिनल प्राइजिंग। आई होप दैट यू वुड जॉइन इट। And guys, if you want to avail EMI option, all of you are most welcome. अनअकैडमी ने अपना ऑफलाइन सेंटर शुरू कर दिया है। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। ओल्ड राजेंद्र नगर में हम लोगों ने ऑफलाइन सेंटर शुरू किया है। द बेस्ट ऑफ द टीम, आई वेलकम यू ऑल। एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। ऑफलाइन पढ़ना है तो अब हमारे पास जैसे ऑनलाइन में बेस्ट टीचर्स हैं, उसी तरह ऑफलाइन में भी अब हमारे पास इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं। माय नेम इज़ ऋषि भार्गवा। जब से सीसैट शुरू हुआ है तब से मैं यूपीएससी फील्ड में सीसैट पढ़ा रहा हूँ। आई हैव गॉट एक्सपीरियंस इन टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो आई वेलकम यू ऑल टू माई क्लासेस एंड माई टेलीग्राम चैनल IS आइकन भी है। आप एक और चैनल लिख सकते हैं, ऋषि सर UPSC। इस चैनल को ज्वाइन करते ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एंड उसके सॉल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, नंबर्स एंड अरिथमेटिक एंड एवरीथिंग। आई थिंक इट्स अ वेरी यूजफुल डाटा। We would have the booklets and the PDFs and the PYQs everything, right? और आप मुझे अनअकैडमी पे भार्गव आरिश पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी कम्युनिटी का नाम है भार्गव आरिश। अब बात करते हैं सीसैट 2018 की। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि इसमें एप्टीट्यूड बहुत इजी था। एप्टीट्यूड मीन्स जो मैथ्स पार्ट जो आपको टफ लगता है, एप्टीट्यूड बहुत इजी था, बट इसमें रीजनिंग और डाटा बहुत ही मुश्किल था। आई वॉज सरप्राइज्ड कि डाटा एक्चुअली में बहुत ही हाई लेवल डाटा दिया हुआ था एंड दे हैड गिवन डाटा इन फॉर्म ऑफ लाइन ग्राफ्स। बहुत सारे लाइन ग्राफ्स दिए हुए थे एंड वेन एवर लाइन ग्राफ कम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप मेरी क्लासेस भी लगाते हो लाइन ग्राफ की, तो हम लोग हमेशा बच्चों को यही कहते हैं कि लाइन ग्राफ करना है तो उसकी स्लोप्स के हिसाब से करना है। तो चेक करते हैं, देखते हैं हाउ थिंग्स गो ना, राइट। पहला क्वेश्चन, x lies between -3 to -1 एंड y lies between, देखिए x, मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, 0 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है इसमें, -3 to -1। ऑलराइट, ये आपकी x की पोजीशन है एंड y lies between -1, 0 and 1। ऑलराइट, y lies between -1, 0 and 1। सो ये आपकी y की पोजीशन है। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ, डेफिनेटली एक्स स्क्वायर नाउ वुड बी लाइंग बिटवीन, देखिए सिंपल सी बात है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। सो -3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9 एंड -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1। सो एक्स स्क्वायर लाइंग बिटवीन 1 to 9। ऑलराइट, क्योंकि
3 और -1 के बीच में 0 नहीं लाई करता, राइट। बट इफ यू थिंक ऑफ वाई स्क्वायर, जनरली हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वाई स्क्वायर लाइज बिटवीन व्हाट। देखिए व्हेन y बिकम 0, वाई स्क्वायर बिकम 0, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, बिकॉज 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। सो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का आपका रेंज आ जाता है, देन ही सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एक्स स्क्वायर माइनस वाई। एक नॉर्मल बच्चा हमेशा सोचता है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 9 - 1, नहीं, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देखिए एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू है 9 और वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू है 0, सो 9 - 0 इज मैक्सिमम इज 9। ऑलराइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। आई होप नाउ यू हैव गॉट इट गाइस, है ना। सो पहली चीज ये, अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप चेक करेंगे सबसे छोटी, एक मिनट में अभी बताता हूं आपको, सबसे छोटी वैल्यू तब आएगी जब आप एक्स स्क्वायर को भी 1 मान लेते हैं, वाई स्क्वायर को भी 1 मान लेते हैं, isn't it? एक्स स्क्वायर को भी 1 मान लेते हैं, वाई स्क्वायर को भी मान लेते हैं, तो ये 0 सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो आपका आंसर है 0 to 9, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 to 9। क्लियर। सो देखिए बहुत समझ वाला क्वेश्चन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, ठीक है, नंबर लाइन पे है, तो आई डोंट थिंक कि दे आर गिविंग यू यू नो इजी क्वेश्चंस, ट्रिक क्वेश्चंस ओनली। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और जनरली लोग गलती कर देते हैं ये वाली, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 9 - 1 इज 8 एंड देन यू नो दिस 8 इज गिवन, सो डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं कि 8 होगा आंसर, राइट। So please keep this thing in mind, lies between which of the following 0 to 9, right। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बोलते हैं x और y नेचुरल नंबर्स हैं अदर देन 1, y इज ग्रेटर देन x, which of the following represents the largest number, right। तो नेचुरल नंबर है पहली चीज, आई होप यू नो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी आर नेचुरल नंबर्स। y is greater than x, so अपन लोग क्या करते हैं, टेक y is equal to 3, so x is equal to 2 लेके चेक कर लेते हैं, let's see। So he says which of the following represents the largest number, so if you see the multiplication it is 6, if you see this x upon y this is 2/3, and if you think of y by x it is 3/2, and what about this comes out to be 3 plus 2 upon 3 into 2, isn't it? So I can see it, you can see it, this is the largest value. So assumptions are really really important। पहली अगेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और कई बार आप लोग नेचुरल नंबर लिखते हो 1 to infinity, विच मीन्स आप डेसिमल्स को फ्रैक्शंस को भी नेचुरल कंसिडर कर ले, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए ग्रेट, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर अ स्पोर्ट्स मीटिंग अ विनर stand comprising 3 wooden blocks is in the following form। ये 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, राइट, और बोलता है देयर आर 6 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल टू चूज फ्रॉम, ईच ऑफ द 3 वुडन ब्लॉक्स इज टू बी पेंटेड सच दैट नो 2 of them have the same color, then how many ways the winners stand can be painted। अगर आप मेरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास लगाएंगे, आई थिंक ये परमुटेशन में पहला क्वेश्चन होता है, राइट। तो मैं आप अगर एक बार क्लास चेक करेंगे तो 7 people आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस, नंबर ऑफ वेज, फर्स्ट 3 पोजीशंस कैन बी टेकन, और इधर क्या है, वुडन प्लैंक हैं 3, इनको 6 पेंट से कलर करना है, सारे डिफरेंट होने चाहिए। सो फर्स्ट कैन बी प्लैंक painted in 6 ways, second in 5 and third in 4, so 5 into 6 into 4 comes out to be 120 ways। खत्म, fundamental principle of multiplication, right, happening in succession। I hope this is clear to all of you। सो मैंने बोला था एप्टीट्यूड पार्ट इजी था, बट रीजनिंग पार्ट उतना ही भयंकर होगा, वो भी चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो अ लिफ्ट हैज द कैपेसिटी ऑफ 18 adults, और अगर आप प्लीज चेक कीजिए, वी हैव डन द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन इन टाइम एंड वर्क, राइट। तो उसमें यू सी 18 adults और 30 children, so 18 adults is equal to 30 children, right, 30 children,
This is given to you. How many children can board the lift with 12 adults? So 12 adults are already there. 12 adults are there, right? So how many are left? 6 more adults can come. Now 18 adults is equal to 30 children, isn't it? So 1 is equal to 30 by 18 children. So 6 adults, because 12 adults are there, so there is a capacity for 6 more adults. So 6 adults would be equal to 30 upon 80, 18 into 6, 10 children. So if there are 12 adults, they can be accompanied by 10 children. All right. So simple. देखिए 18 adult carry on हो सकते थे और 18 adult equal to 30 children है, उसमें से 12 adult आ गए तो बच्चे कितने होंगे? So 6 adult का equivalent to children find करना था. I hope this is clear to all of you. Great. बहुत बार हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि नहीं आते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं आया पहले, पर ये दिस इज वन टाइम 2018 दे हैव गिवन यू सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट. ही सेज अ पर्सन बॉट अ रेफ्रिजरेटर वर्थ ₹2280 विद 12.5 इंटरेस्ट कंपाउंडेड. तो ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट है. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही पेड 8650 and at the end of the second year he paid ₹9125. how much will he have to pay at the end of the third year to clear the debt? देखिए पहली चीज ईयरली कुछ चल रहा है, राइट? तो आप भी देखिए पहले साल के बाद 2280 इंटू 1 प्लस 12.5 अपॉन 100, ये इतना आपका अमाउंट बनता था, राइट? सो योर अमाउंट, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इफ यू आर गुड, देखिए 12% है, तो मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूं दिस इज एंड 9/8. यू नो व्हाट इज 12.5%? इट इज 1/8, 1 प्लस 1/8. और अगर आप मेरी क्लासेस लगाएंगे आपको पता है 12.5% इज 1/8, 1 प्लस 1/8 इज 9/8. सो 22800 into 9/8 comes out to be 25650. ये इसका इतना अमाउंट बनता था 22,800 रुपये. अगर आप 12.5% इंटरेस्ट पे लेते तो पहले साल आपका अमाउंट बन जाता 25650. बट वो पहले साल उसने दे दिया 8650 माइनस कर दिया. देखिए एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही हैज पेड 8650 रुपीज, तो बचा 17,000 रुपीज. नाउ द इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, दिस वॉज फर्स्ट ईयर, राइट? सो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट था वो लगेगा 1700 पे. 1700 टाइम्स 9/8. आई होप नाउ आई डोंट हैव टू राइट व्हाई इट इज 9/8, ठीक है कि नहीं? 1 प्लस 12.5 अपॉन 100 कम्स आउट टू बी 9/8. ये हो जाता है 19,125. 19,125 and then you know he paid 9,125, which means he is left with 10,000. After second year he is left with 10,000, and on third year, right, there would be interest on 10,000, 9/8 interest on 10,000, which would be 11,250. So at the end of the third year he only has to pay 11,250. Clear? So I think अगर आप simple interest, compound interest factor करते हैं, if you attend the classes, the plus crash course is also going on. All of you are welcome to attend that class. If you are an academy student, plus or iconic, it's absolutely free for you. And others, they can also join it at a very nominal price. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास में की हुई हैं, so I don't think that you would find that ये मुश्किल चीज़ें हैं, right? चलिए next करते हैं. X minus y is equal to 8. Which of the following must be true? देखिए आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ. There is one form of line x upon a plus y upon b is equal to 1. It's called intercept form, where a is called x intercept and b is called y intercept. So basically इसका use क्या है? Shape of the line. अगर आप कभी भी x और y में एक इक्वेशन देखते हैं, तो अगर आप उसका शेप बना लें तो it becomes very very easy. तो let's check out, right? So it is for shape of the line. It is for the shape of the line, right?
नाउ अगर इधर देखेंगे आप, सी x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, कैन दिस बी रिटन एज x अपॉन 8 प्लस y अपॉन माइनस 8 इज इक्वल टू 1. So x upon 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and y is minus 8. So y has negative value, right? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is the line. This is the shape of the line. देखिए, खुद देखिए. Alright, अब आप चेक कीजिए, both x and y must be positive for any value of x and y. देखिए इधर x और y पॉजिटिव है, बट इधर x और y नेगेटिव है ना, और इधर देखिए ये x y भी नेगेटिव, तो नॉट पॉसिबल. थ्रू आउट इट इज नॉट पॉसिबल. इफ x इज पॉजिटिव y मस्ट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y. देखिए x यहाँ पे पॉजिटिव है, x एक्सिस पे ये पॉजिटिव है, बट यहाँ x पॉजिटिव भी है और नीचे नेगेटिव भी है. नो, इफ x इज नेगेटिव y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y. अगर आप x नेगेटिव देखते हैं, यहाँ से x नेगेटिव शुरू होता है, इन दैट केस ही इज मस्ट बी पॉजिटिव, तो y भी नेगेटिव है. नो, नीदर 1 nor 2 nor 3 satisfy. सो देखिए दे आर लुकिंग फॉर गुड बेसिक्स. इसे ये पता चलता है कि बहुत अच्छे बेसिक्स चाहिए. रादर आप वैल्यू पुट करके देखिए, अगर आपको शेप ऑफ द लाइन पता है तो यू नो एवरीथिंग, है ना. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस. क्लियर? चलिए, ग्रेट. अ नंबर कंसिस्ट, ये तो इनका फेवरेट क्वेश्चन है. नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स एंड मिडिल डिजिट इज, middle number is 0 and their sum is a. It is if the number found by interchanging the first and the last digit is greater than the number itself. So पहली चीज देखिए, a b c एक 3 digit number था where b is equal to 0 and a plus c is equal to 4, isn't it? A number consists of 3 digit of which the middle number is 0 and their sum is 4. If the number formed by interchanging the first and the last digit is greater than the number itself, which means number हो गया a 0 c. so इसका interchange किया तो c o c 0 a, so c 0 a minus a 0 c comes out to be 198. Then the difference between the first and the last term, right? This is what he has given you. Agar if you have attended my classes, you know this is 100 times c. इसको ओपन करेंगे हम लोग. ओपन इट अप. दिस इज 100 times c plus a minus 100 times a plus c is equal to 198, right? Which actually gives you 99 times c minus 99 times a is equal to 198. Which means c minus a is equal to 198 upon 99, which is equal to 2. So your answer is 2. I hope अगर आप एक बार सीखना चाहो तो देख भी लीजिए. कोई भी नंबर a b c, a 3 digit number is given, it is written as 100 times a plus 10 times b plus c. Alright. Similarly, कोई भी नंबर x और y 2 digit number है तो it is open to be written as 10 times x plus y. और ये बार बार आपसे ये 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नंबर एंड इट्स रिवर्स, नंबर एंड इट्स रिवर्स. सो आई होप दैट दिस इज नाउ गुड, क्लियर है ना. चलिए, ग्रेट. तो नेक्स्ट देखा जाए. अ सॉलिड क्यूब ऑफ 3 centimeter इज पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस एंड इज कट अप इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1 centimeter side. How many small cubes would have exactly 2 faces painted? क्यूब कटिंग का एक टॉपिक करवा हुआ है मैंने, उसमें ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है. तो एक बार चेक कर लेते हैं. एक क्वेश्चन की जगह सारे ही देख लेते हैं इसमें. हाउ टू गो अबाउट इट, लेट्स सी. तो ये क्यूब है, राइट. तो आपको फ्रंट पे दिख भी रहा है. सो आई होप दैट यू नो इट्स रियली क्लियर कि इधर से देखिए, ये लीजिए. आई होप नाउ द विजन इज ऑल्सो. तो आप इसको सारे को पेंट करते हैं, इसे पेंटेड ऑन ऑल द फेसेस. तो अगर देखोगे ये जो कॉर्नर वाले हैं ना, 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8, इनके तीन के तीन फेसेस पेंटेड होते हैं। देखिए 1, 2, 3 होते हैं इनके। सो कॉर्नर वाले सारे, सो वन फेस पेंटेड, वन फेस होते हैं कॉर्नर क्यूब्स, वो होते हैं 8, वन फेस पेंटेड। ऑलराइट, नाउ टू फेसेस आर पेंटेड, राइट। टू फेस पेंटेड क्या है, अगर आप चेक करोगे तो ये वाला पोर्शन एक दिख रहा है, देखिए इसके दो फेसेस पेंटेड है, ऑलराइट, ऑन द एज। अब कितनी एजेस दिखेंगे आपको, 4 ऊपर, 4 नीचे, 4 साइडों पे, ठीक है। सो टू फेस पेंटेड, टू फेसेस पेंटेड वुड बी ऑन द एजेस, सो आई एम राइटिंग इट। ये होते हैं कॉर्नर वाले और ये होते हैं ऑन द एजेस। ऑन एन एज, एवरी एज हैज one cube which is painted for 2 faces, so it's actually 12 into 1, which is 12, because there are 12 edges, right? And then they may ask you one face painted, right guys? Over here one face painted, one face painted, तो अपना आंसर तो ये आ चुका है, राइट। वन फेस पेंटेड वो होते हैं ये वाले, जरा चेक कीजिए, मिडल वाला बिल्कुल, ऑलराइट, ऑन द फेस, मिडल ऑन द फेस। तो ये कितने हैं, 6 फेसेस हैं, वन फेस इज 6, ऑलराइट। फिर बोलता है टोटल क्यूब्स कितने होंगे, टोटल क्यूब्स हैं 3 क्यूब विच इज 27। सो नो फेस पेंटेड भी पूछ सकता है, नो फेस पेंटेड। तो इफ दे आस्क यू नो फेस पेंटेड, इट इज एक्चुअली, या तो 27 में से ये सारे माइनस कर दीजिए, इजंट इट, 27 में से सारे माइनस कर दीजिए। सो 27 माइनस 26, वन नो फेस पेंटेड इज 1, ऑलराइट। या टोटल कितने थे, 3 क्यूब, नो फेस पेंटेड होता है 3 माइनस इज 1 क्यूब विच इज 1। तो जितने हैं उसमें से if there are n numbers, n cubes, then with no face painted are n minus 2 का whole cube. So I hope I have given you 4 prospective question with 1 question, right? So I hope you have learned something out of it. एक बार check कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए प्लीज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। While writing all the numbers from 700 to 1000, how many numbers occur in which the digit at the 100 place is greater than the digit at the 10 place and the digit at the 10 place is greater than digit at the unit place? Amazing question, right? So 700 to 1000 दिया हुआ है। So मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, suppose I fix 9 over here and 8 over here. So this place can be filled in how many ways? See, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, right? 8 ways, 8 ways, all right? And then I keep on changing that, sir 9 इधर ही रहने देते हैं, यहाँ पे 7 फिक्स कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 7 ways, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, isn't it? Not 7 because 7 इधर फिक्स हो गया है। तो डेफिनेटली देखिए 9 is greater than 8 and 8 is greater than all these numbers, 9 is greater than 7 and 7 is greater than all the numbers. So ये पैटर्न क्वेश्चन ही हर साल देता है, right? So then I can say this is 7, isn't it? So I continue till, if I continue till 9 and 1 over here, in that case this place will be filled in how many ways? 1 ways. So definitely it is 9 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 ways, isn't it? So ये 9 से शुरू होने वाले हैं, फिर I smartly change it कि अगर अपन लोग यहाँ पे 8 फिक्स करते हैं और this is fixed 8, this is fixed 7, so this can be filled in how many ways? 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So it can be filled in 7 ways. Similarly 8 over here and 6 over here, then this can be filled in how many ways? Right, 6 ways. So can I write 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1? 9 से शुरू होने वाले, this is starting with 9. कितने हो जाएंगे? 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. So 7 से शुरू होने वाले 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. And similarly 6 से शुरू होने वाले 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Right. So these are your
total numbers. अब सिर्फ इनको ऐड करना है. Again, you know, they have been very specific on n into, so this is 8 into 9 by 2, 36, and this is 7 into 8 by 2, 28, isn't it? Sum of first n natural number is n into n plus 1 by 2, and this is 6 into 7 by 2, 21. Kindly add it. 14, 15, 1, right? 85. There are 85 such numbers. कौन कहता है ये बेसिक पेपर है? आई डोंट थिंक ये सिर्फ बेसिक पेपर है. इट्स अ ग्रेट पेपर. फ्रैंकली, यू नो, रियली प्राउड ऑफ पेपर. दिस एग्जाम हैज समथिंग, राइट? दे आर रियली टेस्टिंग यू ऑन गुड लेवल. होप यू हैव रिटन इट, गाइस. सो अब बुक सेलर की बात करते हैं. दे लीनियर इक्वेशन है, हर साल लीनियर इक्वेशन पे क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट बहुत सारे लोग हैं जो कि यू नो स्टेटमेंट देख के ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं. तो ये ऐसे लोगों के लिए क्वेश्चन बना हुआ है. चेक कीजिए. बुक सेलर सोल्ड ए नंबर ऑफ ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक्स एट द रेट ऑफ ज्योग्राफी ए एट द रेट ऑफ एक्स ए एक्स एंड A+2 ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक एट द रेट ऑफ X+2. और हिस्ट्री में है A+2 बुकलेट्स एट द रेट ऑफ X+2 which comes out to be AX plus AX plus 2A plus 2X plus 4. all right. So उसके बाद चेक मैथ्स and A-2 maths books, A-2 maths books at the rate of X-2, which is again AX, right? AX minus 2A minus 2X plus 4. So what is your question? Your question is what is the total sale in rupees? So total sale in rupees कितना होगा? आप प्लीज इनको ऐड कर लीजिए. So मुझे तो दिख रहा है, देखिए. If you add it, AX is 3AX, 2A and minus 2A, 2X and minus 2X plus 8. So ये रहा आंसर. So कई बार शांति परमम धर्मम बोलते हैं, राइट? या आप ऐसे भी कर सकते थे. देखो, let A is equal to 10 and X is equal to 10. So geography 100 रुपया, isn't it? और हिस्ट्री जो है वो हो जाएगा 12 इंटू 12, 144 रुपया. और मैथ्स हो जाएगा 8 into 8 which is 64 रुपया, right? So if you add it, so it is 100 plus 144 plus 64, this is 8 and 10 and 308. अब a की ये वैल्यूज पुट करके जहाँ पे 308 a और x की वैल्यूज पुट करके जहाँ 308 आंसर आ जाए वो आंसर है. दिस इज 3 into 10 into 10 plus 8 is 308. लीजिए, यू गेट योर आंसर, राइट? तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है, शालीन तरीका है. चॉइस तुम्हारी है, राइट? लीजिए, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी पे. अ बैग कंटेन्स 15 रेड बॉल्स एंड 20 ब्लैक बॉल्स. ठीक है, और 15 रेड हैं. ईच बॉल इज नंबर्ड ईदर 1 और 2 और 3. 20% ऑफ द बॉल्स. सो अब उन लोग बात करते हैं पहले रेड बॉल्स की. ये है 15 और ब्लैक बॉल्स ये है 20. ऑलराइट, each ball is numbered 1, 2 और 3. 20% of the red balls are numbered 1. so ball में नंबर 1 जो है वो 20% है. 20% of 15 is 3, number 1, isn't it? so 3 red balls are number 1. first number, then second number he says 40% of them are numbered 3. third number जो है 40% है which is 6. 40% of 15 is 6. so definitely you know जो आपकी बाकी जो बची हैं वो भी 6 ही बची हैं, तो सेकंड नंबर 6 होगा, राइट? और उसके बाद सिमिलरली यू नो ब्लैक बॉल्स 45 आर नंबर्ड सेकंड. सो सेकंड है 45% which is 9. and 30% are numbered 3. so third number 30% है which is 6. so 15. so first number जो है वो हो जाएगा आपका 5. so 5 balls. so first number वाली यहाँ है balls कर दीजिए ताकि confusion ना हो. balls and balls, right? so what is the question now? question में आपसे बहुत clearly पूछ रहा है. he say boy picks up ball at random
3, red number 3, red and number 3, right, red and number 3, or if it is a black numbered 1 or 2, or black ball numbered 1 or 2, black ball numbered 1 or 2. So definitely 6 plus 5 plus 9 upon total is 35. What is the chances of winning? Probability is number of favorable cases upon total number of equally likely cases. So definitely comes out to be 20 by 35, which is 4 by 7. Probability 4 by 7. सो आई डोंट थिंक ये टफ है, बट हाँ बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है कई बार कि सर व्हाट इज दिस. सिंपल सा एक्सप्लेनेशन लिखना था और कुछ नहीं करना था. दे आर प्लेइंग ऑन बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन इक्वल नंबर ऑफ केसेस. सो आई हैव अप्लाइड द सेम बेसिक डेफिनेशन एंड गॉट माय आंसर, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए नेक्स्ट करते हैं. He says two people A and B are running on a circular track. At the start B is ahead of A. So ये A है, so B is ahead of A and their positions make an angle of okay. So दोनों की position में angle है 30 डिग्री का. Alright. At the center of the circle, ठीक है, when A reaches a point diametrically opposite his starting point, he meets B. So when A reaches this point, यहाँ पे ये दोनों मिल जाते हैं A और B. So दोनों इकट्ठा they have started running together. So definitely B is ahead of A. पर obviously A faster है तो ये दोनों diametrically opposite में मिल जाते हैं. He meets B. What is the ratio of speeds of A and B if they are running with a uniform speed? So guys, A has covered how much? This A has covered 180. He has covered 150 degree. So thus their ratio of their speeds is equal to the ratio of their distances covered, and the distance covered is equivalent to the angles covered. So it is actually 180 is to 150. So बहुत सारे बच्चे बोलते हैं प्योर मैथ्स दे रहा है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. देयर इज नो प्योर मैथ्स इन्वॉल्वड इन इट, राइट. आप खुद देखिए ए कितना ट्रैवल करेगा. ए ट्रैवल करेगा, सी फ्रॉम हियर टू हियर, सी इधर से इधर, isn't it? So it is 2 pi r by 2. और तुम लोग एंगल में लिखता था, वेट है ना, देयर इज अ एंगल वाला फंडा. सो इट इज थीटा अपॉन 360 टाइम्स 2 pi r, isn't it? Theta is what, 180 upon 360 times 2 pi r. And similarly B would travel 150 by 360 times 2 pi r. So अगर तुम लोग ये देखते हो, राइट, डिस्टेंस ट्रैवल देख लिया, सो डिस्टेंस ट्रैवल तो आ गया. तो अगर तुम रेशियो लोगे 2 pi r और अपॉन 360 डिग्री तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा. तो यही बचेगा 180 up is to 150 which is 18 is to 15 which is 6 is to 5. 6 is to 5. A is your answer. A very basic simple question, right. थोड़ा सा देखो, साफ सी बात है, सर्कल्स के बारे में पता तो होना ही चाहिए. एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ये चीज़ें तो डेफिनेटली पता होनी चाहिए. एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, है ना. सो आई होप दिस इज क्लियर गाइस. A student has got 40 marks, has to get 40% marks to pass in an examination. Suppose he gets 10 marks, 30 marks and fails by 30 marks. So see guys, 30 marks आए हैं इसके, and then also you know he fails and fails by 30 marks, right. So definitely plus 30 होता तो ये 60 आ जाता, isn't it, which would be pass marks, right. What is the maximum marks in the examination, right. So 40% जो है वो है 60 marks. तो 100% कितना होगा, डेफिनेटली 60 बाय 40 इंटू 100 होगा. कैंसिल कैंसिल, राइट. एंड दिस कम्स आउट टू बी 600 अपॉन 4 विच इज 150. सो टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 150 होंगे, है ना. देखिए 30 मार्क्स आए फिर भी 30 मार्क्स से फेल हो गया, विच मीन्स 30 जमा 30
60 जो है वो पासिंग मार्क्स है विच इज 40%. सो 40% इज इक्वल टू 60, 100% इज इक्वल टू हाउ मच? क्लियर? नॉट एट ऑल स्ट्रेस है ना, कोई मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट 19 boys for playing hockey. Of these 11 are wearing hockey shirts, 14 are wearing, so hockey shirts are worn by 11 and hockey pants are worn by 14, and there is no boy without a shirt or a pant. So basic question on set theory, basic question on set theory. 19 boys hain, right? And then he says there is no boy without a shirt or a pant, so this is 0. Now this is x, this is 11 minus x, this is 14 minus x. So 11 minus x plus 14 minus x is equal to 19. Total 19 boys have come, is equal to 19. All right, so definitely x and x cancels out. So this comes out to be 25 minus x is equal to 19, which means x is equal to 25 minus 19, which is equal to 6. So what is he saying? What is the number of boys wearing full uniform? That is a pant and a shirt. So there are 6 boys that are wearing pant as well as shirt for hockey. I hope this is clear to all of you. Easy sir, very easy, है ना? So we are through with it, है ना? And then a beautiful question. I find this to be a very beautiful question, right? He says the shopkeeper sells an article at rupees 40. He gets a profit of X%. However, if he sells at 30, he faces a loss of X%. So what is the original cost of the article, right? So इसका original cost कितना होगा, right? So you may assume also, देखिए अगर original cost है 30 और इसने भेजा है 40 पे, definitely there is a profit of rupees 10. So profit percentage is 10 by 30, है ना? 10 by 30 into 100, that is what you write na guys. So profit upon cost price into 100, that is what we write, isn't it? So comes out to be definitely 100 by 3. All right, if I assume that the cost was 30, then he says if he sells at, अगर ये selling price था तो ये proportion था. Again I say cost is this, CP is this, cost price is this, and if the selling price is 20, in that case there is a loss of rupees 10. What is the loss percentage? Your loss percentage is again 10 upon cost price. That was important. 30 into 100, which is again 100 by 3, which means definitely profit and loss are same. So you may assume this as an option and get your answer. This is one way of solving. This is one way of solving, है ना? So I really appreciate, choice is yours. एक सर और तरीका है, वो भी अपन लोग करके देखते हैं. पहले ये नोट कर लीजिए आप. अगर आपको सॉल्विंग पसंद है, so we will talk about solving as well. Don't worry, right? So दूसरा तरीका क्या है? देखिए 40 था जब सेलिंग प्राइस, 40 ऐसे कॉस्ट प्राइस इज, आपको भी पता है सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस. हम लोगों ने फॉर्मूला याद किया होता है, x प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, सॉरी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100. सो इट कम्स आउट टू बी 100 plus x upon 100. So इधर से your cost price comes out to be 4000 upon 100 plus x, isn't it? Similarly, अगर आप second case में देखते हो, if he sells at rupees 20, so उस केस में लॉस हो रहा है. So the formula is selling price by cost price is equal to 100 minus loss percentage upon 100. In that case 20 upon cost price is equal to 100 minus x upon 100, isn't it? So in this case your cost price comes out to be 2000 upon 100 minus x, and cost price तो दोनों का सेम ही था. So this is 4000 upon 100 plus x is equal to 2000 upon 100 minus x. So ये और ये कैंसिल हो जाता है. So 2 upon 100 plus x is equal to 1 upon 100 minus x. So 200
minus 2x is equal to 100 plus x. So 3x is equal to 100. So x is equal to 100 by 3. Once your x comes out, फिर वैल्यू पुट कीजिए और आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा. सो चॉइस तुम्हारी है, तुमने किस तरह से करना, हाउ डू यू डू इट, राइट. मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि ऑप्शन से भी यूजफुल है. अदर देन ऑप्शन इस तरह करना है तो तुमने सॉल्विंग करनी है तो यू कैन ईजिली गो फॉर दिस मेथड एज वेल. दिस इज बीइंग टॉट इन द क्लास. ओके, चलिए. सो देर आर 24 equally spaced points lying on the circumference of the circle, right. 24 points हैं. What is the maximum number of equilateral triangles that can be drawn by taking set of 3 points as its vertices? So कितने बन सकते हैं triangle? So ये एक triangle के लिए 3 points चाहिए, 24 equidistant points हैं upon 3, 8 triangles can be formed. 8 triangles can be formed, right. So you just have to pick one point, skip 2 points and the third point, and up front over there would be your second point, and up front would be your third point. So out of 24 you keep on picking every third equal point, you will keep on getting an equilateral triangle, right. Good guys, enough, great. अब देखिए 12 equal squares are placed to fit a rectangle of diagonal 5. A rectangle of diagonal 5, right? And you have to put 12 squares, right? There are 3 rows containing 4 squares each. Clear बोल रहा है, right? 3 rows containing 4 squares each. ये चल रहा है. Alright, so I am not able to make proper squares. So no gaps between the adjacent. What is the area of each square? I think guys, this is really simple. Just a moment. फिर से करते हैं. पहले तो एक अच्छा सा रेक्टेंगल बनाते हैं. 3 rows, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Make sense now. ये रहा आपका diagonal which is 5. If you have done Pythagoras theorem in geometry with me, immediately it works. Right, देखो 5, 12, 13 is a Pythagorean triplet with 5. Just the basic Pythagorean triplet में सिखाया गया है कि अगर एक डायगोनल आपकी आ जाती है तो बहुत इजीली आप इसको बना सकते हो, राइट. सो डायगोनल बन गया, बट अगेन ये सबसे छोटा साइड है. सो सर बड़े साइड में क्या होगा? 4, 5, 3, 4, 5, isn't it? अब ये सबसे बड़ा हो गया 3, 4, 5, which means this length is 4 and this length is 3, isn't it? If this length is 3, these are squares, so 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. So does work out. What is the area of each square? So the square is 1 by 1, so area is 1, right? So Pythagorean 5 actually fits in over here. Clear? How many diagonals can be drawn by joining the vertices of an octagon, right? Permutation combination में मैंने आप लोगों को कराया हुआ है number of diagonals of an n-sided polygon is nc2 minus n. इफ यू रिमेंबर परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक में ये चीज बताई गई है आपको, ठीक है. या इसको अगर आप ओपन करोगे तो इट कम्स आउट टू बी n into n minus 3/2, where n belongs, n should be natural and definitely n should be greater than equal to 3, because definitely guys पॉलीगन की बात हो रही है तो पहला पॉलीगन ट्रायंगल होता है तो नंबर ऑफ साइड्स 3 या उससे बड़ी होनी चाहिए, राइट. तो इन दैट केस ऑक्टागन क्या है? 8 साइडेड फिगर. ऑक्टागन इज 8 साइडेड फिगर विच मींस n इज इक्वल टू 8. इसमें पुट कर दीजिए 8 into 8 minus 3/2 which is 8 into 5/2 which is equal to 20,
right? So number of diagonals of an octagon are 20. So I hope that you understand कि यार ये तो बड़ा ही आसान था, है ना? It is not at all tough, right? Next, the figure drawn below gives the velocity graph of two vehicles. So guys, velocity graph of two vehicles A and B. The straight line OKP represents the velocity of vehicle A at any instant, whereas the horizontal line CKD represents the velocity of B at any instant. In the figure, D is a point where perpendicular from P meets horizontal line CDK such that PD is equal to half LD. So PD is equal to half LD, though it doesn't look like that. So if you go back to line graphs, so I was very vocal about it. I was very sure about it. In case of velocity time graph or speed time graph, distance traveled, if you go back, distance traveled is equal to area under the graph. I was very vocal about it. I've done for this. Yes, I have done the same question in line graphs, right? So ये आप नोट कर लीजिए, अब तो बहुत इजी हो जाता है, कुछ नहीं करना, just let OL, ये आपका मान लीजिए 10, because it is working for both, isn't it? And then इसको कुछ भी मान लीजिए so that it is half. So PD is half LD, PD is half LD, right? So इसको भी 10 मान लेंगे, PD is half LD. So जितना LD है, so LD is suppose 10, so your PD comes out to be 5. सर ऐसे कैसे? बिकॉज ऐसे इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, राइट? तो कोई टेंशन नहीं है, ले लीजिए. चलिए देखते हैं क्या पूछता है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हीकल बी इन द टाइम इंटरवल OL. देख लीजिए, यही पूछ रहा है, ठीक है. सो डिस्टेंस ऑफ ए वुड बी इसका एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, sorry, half, see it's a triangle, half base into height, half 10 into 15, 75, half base 10, height is 15, right? And then distance of B is length into breadth. So B ने कितना कवर किया है, तो मैं ये वाला एरिया लूंगा, एरिया अंडर दिस, isn't it? So ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, which is 100. Alright, so total distance, the ratio, what is the ratio of the distance covered? Vehicle A 75, vehicle B 100, which actually is 3:4. Answer 3:4, right? क्वेश्चन देते हैं ये लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे नहीं कर सकते कि यू जस्ट से कि हाँ हो जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है. I am telling you, these are one of the best questions I have even seen. So please be sure that you are ready for these kind of questions. Okay? Clear? चलिए, great. आगे देखते हैं. Now this is a question on train. He says a train 200 meter long is moving at a rate of 40 km per hour. In how many seconds it will cross a man standing near the railway line? So if a train is crossing a stationary man, so distance traveled by the train is equal to the length of the train. So length of the train is 200 and speed is 40. It is 40 km per hour. So obviously you have to change into meter per second. That would be the time. Time is equal to 18 seconds. Time is equal to 18 seconds, right? So I think this is very basic question. A train when crosses a stationary man, it travels distance equal to the length of the train, right? Kindly note it, and after that we'll start with the reasoning portion. Clear, guys? Chaliye, great.
Whew, this is something amazing, guys, right? So let's see how do you relate it. See, पहले तो क्वेश्चन पढ़िए. He says percentage of work done is 0, 25, 50, 75, 100. First April, second April, first April, 1st June, 1st July, 1st August. This is the actual progress. This is actually what happened, and this was the expected progress, right? So question पढ़ना बहुत जरूरी है. Which of the following statement is not correct? Important, not correct, right? This is awesome. Not correct, which means 3 would be correct, only 1 won't be correct. So let's see. On June 1, the actual progress of work was less than expected. June 1, yes, it is right. The actual rate of progress of work was greater during the actual rate of progress of work was greater during the month of August. The actual rate of progress of work was greater during the month of August. Yes, during the month of August. See, the rate of actual progress was more. देखिए जो rate of progress है ना, rate of progress हो गया, percentage growth हो गया, it is equivalent to the slope of the line. So actual में यहाँ अगस्त में slope देखिए कितनी बढ़ गई है, मतलब काम तेजी से शुरू हो गया है. So it is also true. The work was actually completed before expected time. Yes, it is completed before expected time. During the period of April 1 to September, there was no actual progress. There was no time when the actual progress more than the expected progress. No, there is actual progress. This is a time. यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा टाइम है जहाँ पे कि एक्चुअल प्रोग्रेस मोर देन द एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस थी. तो यही एक स्टेटमेंट है जो नॉट करेक्ट है. सो दिस इज योर आंसर. ये भी करेक्ट थी, ये भी करेक्ट थी, ये भी करेक्ट थी. सो आंसर इज डी. ये ध्यान रखना है. सो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन डाटा. पहली बार आया लाइन ग्राफ और बहुत सारे आए. अगला भी देखिए आप. जी जी, डेथ रेट एंड he says consider the following graph in which the birth rate and the death rate of the country are given and answer the 2 questions that follow. So ये है birth rate per 1000, isn't it? And this is death, the data given from 1970 to 2001, right? And the question, this question is population growth rate has increased, राइट. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखिए, ये बर्थ एंड डेथ रेट दिया हुआ है, ठीक है. बर्थ रेट ये वाला है, डेथ रेट ये वाला है, राइट. सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज्ड. पहली चीज ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, राइट. सो मेरे हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ है क्या? पॉपुलेशन ग्रोथ इज birth rate minus death rate. Birth rate minus death rate. Now for a paper like this, कभी भी आपको एक लाइन ग्राफ आ जाए, राइट, तो यू शुड ऑलवेज कैरी अ स्केल, राइट. छोटा स्केल होता है ना, वो कैरी कर लीजिए. अगर आप इधर देखते हैं तो मेरा क्या आया था 1990 में, फ्रॉम 1990 टू 2001 बोल रहा है. सो 1990 में आई गॉट डेथ रेट as 13 and birth rate as 23. so the difference was growth. so growth जो थी वो आई थी 10 की. 1990 में डेथ रेट 13 था और बर्थ रेट 23 था. आपको चेक करना पड़ेगा 1990 में, ये फुट रूलर लगा के अगर आप चेक करेंगे सो यू वुड गेट इट, राइट. और उसके बाद 2000 में आपका डेथ रेट हो जाता है 7 और बर्थ रेट हो जाता है 18. सो ग्रोथ जो है वो है आपकी 11 की. यस, देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 11. बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. एंड 2010 में देखेंगे 6 है, योर बर्थ रेट कम्स आउट टू बी 8. सो डेफिनेटली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज्ड. सो योर आंसर इज ए. ठीक है. तो प्लीज टेक अ स्केल. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था, स्केल होना चाहिए था, यू कुड हैव गॉट योर आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. बोलते हैं द पॉपुलेशन हैज स्टेबलाइज्ड विद रेफरेंस टू द ग्राफ. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंसिडरिंग 1970 एज अ बेस ईयर. सो 1970 इज योर बेस ईयर. ही सेज स्टेटमेंट नंबर 1,
He says the population has stabilized after 35 years. देखो यार, ये जो डाटा है ये बर्थ और डेथ रेट का डाटा है. इट हैज नथिंग टू, पॉपुलेशन ग्रोथ इज व्हाट, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, बट पॉपुलेशन ग्रोथ बता रहा है, पॉपुलेशन थोड़ी ना बता रहा है. सो आई थिंक फर्स्ट इज नॉट ट्रू, isn't it? फर्स्ट इज नॉट ट्रू. सो अगर फर्स्ट नॉट ट्रू है तो ये भी खत्म और ये भी खत्म, जहां जहां फर्स्ट है वहां खत्म हो जाता है. अब इधर इट इज 2 और 4 और 3 और 4. द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर्स. सो 70 जो है 1970 बेस ईयर है, 35 ईयर्स अगर आप करेंगे, सो ही इज टॉकिंग अबाउट 2005 से आगे चेक कर रहा है, तो ये देखिए ये स्टेबल आ रही है, राइट. सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 years. Yes, it has, which means 3, 2 and 4 is the true one, because third, ये आंसर यहाँ C होगा या D होगा. तो डेफिनेटली अगर 2 जो है वो ट्रू है तो 2 and 4 is your answer. तो मैं चेक भी नहीं करना चाहता, राइट. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट देखिए, फिर से ये 2 डाटास दिए हुए हैं तुम्हें, राइट. देखिए एवरेज आर्ली अर्निंग पर ईयर, ये है फिगर ए, और फिगर ए और फिगर बी आपको दी हुई है इन द फर्म रिप्रेजेंटेड बाय फिगर ए एंड बी एज फॉलोज. सो ये ई और ई एवरेज आर्ली अर्निंग्स दे रखी हैं आपकी. सो कहता है फ्रॉम द फिगर इट इज ऑब्जर्व दैट वैल्यू ऑफ ईयर डिफरेंट. देखो मुझे ये लग रहा है 2030 यहाँ 20 से शुरू हुआ है और वहाँ पे भी 2030 20 से शुरू हुआ है. तो मुझे देखिए, मुझे जो दिख रहा है 2013 दोनों तरफ 20 है, 20 है, 2014 पे 25 है, वहाँ पे 25 है, 2015 पे 30 है, वहाँ पे 30 है, एंड 2016 पे 35. तो ये तो सेम चल रहा है. सो स्लोप्स ऑफ बोथ द ग्राफ्स आर इक्वल. अगर आप लाइन ग्राफ पढ़ते हैं तो जब वैल्यू सेम आ रही होती है, विच मीन्स स्लोप ऑफ बोथ द ग्राफ्स आर इक्वल, विच मीन्स आंसर इज सी. आपका आंसर सी है, राइट. नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर्स ए एंड बी. ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है इन लैक्स, एंड ये है नंबर ऑफ पीसेस मैन्युफैक्चर्ड, ये है नंबर ऑफ पीसेस मैन्युफैक्चर्ड, ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन लैक्स, राइट. और इधर क्या है, नंबर ऑफ पीसेस सोल्ड है एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द पीसेस दे रखा है. आसान सा डाटा है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, राइट. देखिए क्या कहता है, the manufacturing cost and the projected sales of a product are given in figure A and figure B. What is the minimum number of pieces that should be manufactured to avoid a loss? देखिए अगर तो इधर से देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1000 पीसेस की कितनी है, 6 लाख, और 2000 पीसेस की 7 लाख, और 3000 पीसेस की 8 लाख, ऑलराइट. और उस तरह से देखिए नंबर ऑफ पीसेस सोल्ड, राइट. तो जब 1000 पीस सोल्ड होते हैं तो सेलिंग प्राइस है 1000 पीसेस पे, ईच सेलिंग प्राइस इज 400, सो इट इज 400 into 1000, 4 लाख. पर अगर 2000 पीसेस सोल्ड हो रहे हैं, सो इसका कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है 350, सो 2000 into 350 विच इज 7 लाख. सो बेसिकली देखिए 2000 पीसेस की प्रोडक्शन कॉस्ट है 7 लाख और 2000 पीसेस को सेलिंग कॉस्ट है 7 लाख, विच मीन्स कि मिनिमम 2000 पीसेस तो बनाने होंगे, सो दैट यू नो ही अवॉइड्स अ लॉस. सो मिनिमम प्रोडक्शन शुड बी 2000 पीसेस. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस. अब ये फिर से आ गया आपका पॉपुलेशन पे. देखिए क्या बोल रहा है, दिस इज अ टिपिकल ग्राफ, वेरी टिपिकल ग्राफ, राइट. तो चेक कर लेते हैं. तो ये जो दिखा रहा है, दिस इज एज 15 to 64, दिस इज 15 to 64, और एज 15 to 64 को हम लोग बोलते हैं वर्क फोर्स पॉपुलेशन. सो यू कैन नोट इट, वर्क फोर्स पॉपुलेशन, राइट. और देखिए बोल रहा है विद द रेफरेंस ऑफ द ग्राफ, तो लेस देन 15 ये है, दिस इज लेस देन 15, और ये लोग क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 64. इन दोनों को मिला के बोलते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन, राइट. दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट पॉपुलेशन, राइट. सो व्हाट इज डिपेंडेंसी रेशियो, ही इज टॉकिंग अबाउट दिस. देखिए डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ द कंट्री. सो
व्हाट इज डिपेंडेंसी रेशो? ये होती है आपकी डिपेंडेंट वर्क, राइट? ये है वर्कफोर्स पॉपुलेशन, ये है डिपेंडेंट पॉपुलेशन. सो व्हाट इज डिपेंडेंसी रेशो? डिपेंडेंसी रेशो is basically number of dependent population upon workforce population. Kindly make a note of this, right? Percentage of working, right? And dependent population is this plus this. ये ध्यान रखिएगा, right? So क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, स्टेटमेंट दी हुई है, देखिए स्टेटमेंट 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3, 3. मुझे दिख रहा है कि 2 कॉमन है सब में, तो मैं बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट 2.5 decades, बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट 2.5 decades, द डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ कंट्री A would be much less than B. So at the end, so I have just made a note कि 2050 में अगर आप चेक करेंगे तो आपका जो लेस देन 15 है वो आ रहा है 0.2 और ग्रेटर देन 64 आ रहा है 0.3 और जो आपका वर्कफोर्स आ रहा है वो 0.9. सो 2050 में ए का डिपेंडेंसी रेशियो जो था वो था 55.55%, 55.55%, राइट? और अगर आप चेक करेंगे ग्राफ बी में 2015 में, तो ये आपका आ रहा है 0.2 प्लस 0.2, देखिए यहाँ पे 0.2 कंसाइड कर रहा है, राइट? एंड अपॉन 1.1, अगेन यू नीड टू हैव अ स्केल फॉर दिस, एंड दिस इज 4/11. यू आर माई स्टूडेंट्स, इट इज 36.36%. 4/11, 1/9, ये तो तुम्हें पता ही होगा, राइट? सो जस्ट अ मिनट गाइज, फिर से चेक कर लेते हैं, राइट? सो इधर डिपेंडेंसी रेशियो आ रहा था इस ग्राफ में डिपेंडेंसी रेशियो आ रहा था 55.55% और इस ग्राफ में आ रहा था 36.36%. So statement 2 says by the end of the next 2.5 year dependency ratio of A would be much less than B, it is greater. So statement 2 is wrong. So if statement 2 is wrong, this is wrong, this is wrong, this is wrong. Answer is 1 and 3. ठीक है? Answer is 1 and 3. I hope this is clear to all of you guys. गुड, चलिए ग्रेट. नेक्स्ट देखिए, अब ये ग्राफ आ जाता है, आप लोग सारे इकोनॉमिक्स पढ़ते हो. रेपो रेट क्या होता है? इज अ रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द सब्सिडरी बैंक्स, इजंट इट? सो क्या हो रहा है ये? ही सेज द ग्राफ गिवन बिलो इंडिकेट्स द चेंजेस इन द की पॉलिसी रेट्स मेड बाय सेंट्रल बैंक सेवरल टाइम्स इन अ ईयर. Which of the following can be the most likely reasons for the central bank for such an action? So आप देख रहे हैं कि जुलाई 2 से लेके जून 16 के बीच में 2010 से 2011 तक रेपो रेट भी इंक्रीज हो रहा है, रिवर्स रेपो रेट भी इंक्रीज हो रहा है, एंड CRR कांस्टेंट है, विच डेफिनेटली मीन्स दिस इज बिकॉज ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टैंड, राइट? काइंडली नोट दिस, रेपो रेट इंक्रीज होता है और रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कब होता है? जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, तो एंटी इन्फ्लेशन स्टैंड्स के लिए ये चीज की जाती है. ऑलराइट, अब एक डाटा है, देखिए कहता है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द जीडीपी ग्रोथ रेट एंड द टेली डेंसिटी. सो जीडीपी और टेली डेंसिटी दिया हुआ है, डाटा ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर. स्टडी द टेबल एंड आंसर 2 क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो ये टेबल दे दिया है इसने, कह रहा है which with the in reference to the above table which of the following are most logical and rational inference or inferences that can be made from this. कहता है higher high capita income is generally associated with higher tele density, higher per capita income. So higher per capita income, ये रही higher per capita income, tele density ये है 77.77, राइट? तो कैसे इधर देखेंगे तो ये टेली डेंसिटी है और ये पर कैपिटल 9000 पे ज़्यादा थी, तो ये तो कोई इन्फ्रेंस नहीं हुआ. दिस इज़ नॉट एट ऑल एन इन्फ्रेंस, इजंट इट? तो दिस इज़ इलॉजिकल. मैं नहीं बोलता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है. तो आप सिर्फ इतना चेक करना था और कुछ नहीं चेक करना था. हायर जीडीपी ग्रोथ रेट इंश्योर्स हायर पर कैपिटा इनकम.
सो पर कैपिटा और जीडीपी का रिलेशन अगर आप चेक करते हैं, सो हायर जीडीपी रेट, सो हायर जीडीपी देख लीजिए, हायर जीडीपी रेट ये रहा पर कैपिटा, है ना, और यहाँ पे अगर हायर देखेंगे तो ये और डिफरेंट आ गया। सो 1 और 3 में ही तुम्हें पता चल रहा है कि ये भी ठीक नहीं है, इजंट इट? सो आई डोंट थिंक कि ये तुम्हारा बिल्कुल ही स्टेटमेंट ठीक नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। सो ओनली वन नॉट गोइंग, one not going, two not going, only 3 would matter then. Higher GDP growth does not ensure higher tele density. Yes, GDP और tele density अगर आप चेक करोगे इनमें रिलेशन हायर है लोअर है, एक दूसरे पे थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है, चेक करके देख लो, ठीक है, नहीं डिपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन इज एक्चुअली डी। फिर बोलता है falling data against the same data nowadays. Now this is more of, you know, he wants to know how good you are in terms of analyzing the data, because preparing for UPSC gives an advantage also but disadvantages also, you get too much of knowledge. क्या बोलता है, nowadays prosperity of an already higher performing state cannot be sustained without making further large investment in telecom infrastructure. How does this data give you anything about telephone infrastructure? Nothing, right? Similarly, he says nowadays a very high tele density is most essential condition for promoting business and economic growth in the state. How do you know that? Which state he is talking about? Which are these states? This is all wrong. This is your assumption because you read the data and you want to relate GDP with per capita. It's okay, but tele density is something you should never ever do, right? So I don't think this is a right answer, right? फिर से ग्राफ, ओ माय गॉड सर ये क्या है, इतने ग्राफ्स क्यों दे रखे हैं? बिकॉज दे वांटेड टू चेक योर नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, सो मेरे हिसाब से डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स, ये होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। ऑलराइट, एक्साइज, कस्टम और सर्विस ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ऑलराइट, अब कुछ नहीं करना था, राइट, सिंपल सा था, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड द रेवेन्यू फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्सेस एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड व्हाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव डिक्रीज्ड। तो मेरे को ये दिख रहा है, ध्यान से देखना, कॉर्पोरेट टैक्स की अगर आप बात करें, सो कॉर्पोरेट टैक्स ये डॉटेड लाइन है, कॉर्पोरेट टैक्स इसका 10% था शुरुआत में, अब ये हो गया 40%, राइट, और पर्सनल टैक्स जो था, पर्सनल टैक्स, राइट, ये 10% से बन जाता है 15%। ऑलराइट, तो टोटल जो इंक्रीज है डायरेक्ट टैक्सेस में वो है 20% से 55%, 20% से 55% इंक्रीज आ गया। ऑलराइट, डायरेक्ट टैक्सेस हैव इंक्रीज। फिर अगर आप देखते हो व्हाइल द इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव डिक्रीज, सो एक्साइज का देखोगे, मतलब ये डाटा अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, एक्साइज, राइट, एक्साइज हैज डिक्रीज फ्रॉम 42% टू 15%। देखिए एक्साइज शुरू हुआ था 42 से बन गया 15, और कस्टम जो है, कस्टम जो है वो 35% से बन गया 15%, राइट, एक्साइज और कस्टम डिक्रीज हुए। और थर्ड जो है सर्विस टैक्स, ये था 0% से 10%, राइट, सर्विस टैक्स 0 से शुरू हुआ था, अब 10% हो गया। तो अगर आप देखोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं ये आपके थे 77%, अब ये बन गए हैं 50%, इजंट इट? यस, 77%, ये देखेंगे टोटल यहाँ 77 है और यहाँ 50 है, सो 77% से अब 50% रह गए हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके। सो ऑब्वियसली डायरेक्ट टैक्स हैज इंक्रीज्ड एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव डिक्रीज्ड, so only one is right, because during the given period revenue from the direct taxes as a percentage of gross total revenue has increased while indirect taxes have decreased. Yes, it has, right? ये तो बहुत ही easy है, this is again bar graph बोलते हैं इसको। कहता है these questions following 3 questions are based on the graph given below which shows the imports of 3 different type of steels over the period of 6 months of a year. So this is 1000 tons of import यहाँ दे रखा है, और उधर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून दे रखा है। कॉयल, शीट और स्क्रैप 3 तरह के स्टील दे रखे हैं, उनका प्राइस दे रखा है। द फिगर इन द ब्रैकेट इंडिकेट्स एवरेज कॉस्ट पर टन
over the 6 months period, right? So by how much did the import of sheet steel वो देखिए शीट स्टील क्या है, ये शीट स्टील, हाँ ये वाला बीच वाला शीट स्टील एक्सीड्स द इंपोर्ट ऑफ कॉयल स्टील. कॉयल क्या है, जो खाली डब्बा है. इन फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर. फर्स्ट 3 months में जनवरी में 40 है, देख लीजिए, राइट. फेब्रवरी में 37 है और मार्च में 36 है. ये देखिए 35 होगा कि 36 होगा, आप एक बार चेक कर लेना यार. ये यू नीड टू हैव अ स्केल. और अगर आप ये है आपका शीट, राइट. और अगर आप उन लोग देखते हैं कॉयल को, सो कॉयल में देखेंगे तो जनवरी है 30, फेब्रवरी है 31 और मार्च है 33. दोनों का डिफरेंस पूछा है. इनका डिफरेंस देखना, 10 का डिफरेंस जमा 6 का डिफरेंस, ये कितना था गाइस मार्च में 33. 3 का डिफरेंस 19 का डिफरेंस होगा दोनों में. दिस इज समथिंग यू शुड हैव डन. ये आसान था, ये आपको कर लेना चाहिए, है ना. अगला देखते हैं, लेट्स सी. बोलता है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट टोटल वैल्यू इन $1000 ऑफ शीट स्टील इंपोर्टेड. शीट स्टील, फिर से शीट स्टील आ गया. इंपोर्टेड फॉर 6 months. सो पहले तो टोटल अगर आप देखोगे, जनवरी में शीट था 40 और फेब्रवरी में था 37 और मार्च में है 36. ये आप स्केल से चेक कर लेना. अप्रैल अगेन 36 एंड मई 34 एंड जून 34. ये वैल्यूज पूछ रहा है भाई. दिस इज 40, 37, 36, अगेन 36, isn't it? Yes, 2 बार 36, फिर 34, यस सर, एंड देन जून अगेन 34. तो ये तो बहुत इजी है ना. तो शीट स्टील का पूछ रहा है, इनको ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय शीट स्टील का ये 256 है. सो दिस कम्स आउट टू बी आई थिंक 40 प्लस 37 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 34 प्लस 34 इंटू 256. वैदिक मैथ्स के मैंने आपको ट्रिक्स बताई हुई हैं, ऑप्शन से ही आंसर आ जाएगा. 6,552 6 this comes out to be 555 something like that would come out, right. 0 तो चलो आना ही है guys, come on. हाँ चेक करके can you check it, right. So this is going to be your answer. Clear? I think you should have done it. Then he says what is the approximate ratio of the sheet steel to the scrap import in the first 3 months. Again, you know, पहले 3 महीने में स्टील ये था. शीट कितना गया था पहले 3 महीने में, वो था 40 जमा 37 जमा 36. और स्क्रैप कितना था पहले 3 महीना में, 32 जमा 34 जमा 32. So he's asking you the ratio. What is this ratio? 113:98. So this comes out to be 113. This comes out to be 98. इन दोनों का ratio is this 1.2:1. So I hope guys ये तो आपसे हो जाएंगे, है ना. तो आप देख सकते हो कि रीजनिंग बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि डिफरेंट ही आई हुई है. तो जो लोग ये सोच के जाते हैं ना कि हम तो रीजनिंग में कर लेंगे कुछ, फ्रैंकली बता रहा हूँ, दे आर प्रीटी गुड गाइस, दे आर रियली गुड, राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं ना. कोड्स जो हैं, कोडिंग डिकोडिंग लकीली बहुत इजी दे देते हैं ये मेरे हिसाब से. तो दिस इज वेरी इजी, राइट. तो मेरे हिसाब से ना आपको ये पता होना चाहिए इन चीज़ों को करने के लिए. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26. अगर तुम भूल भी जाओ वहां जाके लिख लो, राइट. क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा. ही सेज इज कोड फॉर मुंबई, MUMBAI. मुंबई इज 13. सी व्हाट इज U, right. U is 21. 13 21 13. B is 2, A is 1,
एंड योर आई इज 9, राइट। और इसका कोड जो है ये बन रहा है LSJXVC, राइट। तो अगर आप इनके कोड्स लिखोगे, ध्यान से देखना, व्हाट इज L, चेक कीजिएगा, L इज 12, व्हाट इज S, S इज 19, व्हाट इज J, J इज 10, व्हाट इज X, X इज 24, Y इज 25, C इज व्हाट 3, राइट। तो खुद देखिए, व्हाट इज दिस सर, -1 का रिलेशन, 13 - 1, राइट। दिस इज सर 21 - 2, 13 - 3, राइट। 2 - 4, right, 2 - 4, 1 - 5, so it is like -1 -2 -3 -4 -5, isn't it? And -6 happening. What is the code for Delhi, guys? Delhi, DELHI, right? Delhi is 4, 5, 12, 8 and 9, isn't it? So -1, so it would start with C, isn't it? Then -2, so 5 - 2 is 3, CC, so CD cut gaya, this is gone, right? And then L is -3, which is 9, which is I, CCI, so ये भी cancel हो गया, right? And see, -1 -2 -3 -4, H is -4, 8 - 4 is 4, which is D. So definitely this is your answer, this is gone. I think ये वाला क्वेश्चन ना आप लोगों को कर लेना चाहिए. It has nothing to do with कि कुछ स्पेसिफिक है, भूल जाओ तो लिख लो. कितना मुश्किल है, अगर तुम कोड भूल जाते हो, सपोज बहुत सारे लोगों ने कोड याद भी किए होते हैं, भूल के तो वहां जाके लिख लो यार, बहुत इजीली हो जाता है. कोड नहीं छोड़ना है. नेक्स्ट देखें, फिर से रैंडम है, RANDOM इज रिटन एज, सो ही सेज RANDOM, डरना नहीं है, लिख लो 1 2 3 4. Raman, come on guys, not random, it is Raman. So Raman is written as RAMON, is written as 1 2 3 4 and 5, right? Raman. And then he says Dinesh, DINESH, is written as 6 7 5 8 4 9. So how would be Hammam? HAMAM would be written. Now this has nothing to do with the location, the position, isn't it? So A over here is 2 and M is 3. 3 2 2 and 3, and H over there is 9. 9 2 3 9 3 2 3 9 2 3 2 3. Done. So this is basically a symbolic representation. तो इसमें भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, isn't it? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. So this is a question which has been directly picked from a book, right? M.K. Pandey से ही लिया गया क्वेश्चन है, right? तो चेक कर लेते हैं. He says, read the following information. The plan of an office block for the 6 offices A, B, C, D, and EFR are as follows. Both B and C occupy the offices to the right of the corridor. To the right of the corridor, right? So ऐसा कुछ है, ये ऑफिस बनने हैं A, B, C and इस तरह के ऑफिसेस बनने हैं. ऑलराइट, ये कॉरिडोर है, दिस इज द कॉरिडोर. ऑलराइट, ये आपका कॉरिडोर है. सो डेफिनेटली ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा. सो लेट्स सी, कहता है बी एंड सी ऑक्यूपाई टू द राइट कॉरिडोर. सो एज वन एंटर्स द ऑफिस ब्लॉक, सो बी और सी इधर हैं, ये नहीं पता किधर है. एंड ए ऑक्यूपाइज ऑन द लेफ्ट, सो ए उस तरफ है. चलिए ठीक है. ऑलराइट, E occupies, E and F occupy offices on the opposite side of the corridor, but their offices do not face each other. E और F opposite हैं, तो अगर इधर E है तो उधर F है, और अगर उधर E है तो इधर F है. चलिए, राइट. और एक दूसरे का ऑफिस फेस नहीं करते हैं. द ऑफिस ऑफ C and D फेस ईच अदर, राइट. सो ऑब्वियसली ऑफिस ऑफ C and D फेस ईच अदर, तो D इधर आ गया.
एंड he says E does not have a corner office. चलिए ये भी ठीक है. F's office is further down the corridor than A's office. So पहली चीज F इधर है और E इधर है. So we now got that arrangement, right? कि ये पता चल गया है A D F एक तरफ हैं और B C E दूसरी तरफ हैं. Now A does not have a corner office, right? E corner में नहीं है, alright? और F's office is further down the corridor than A, but on the same side. So definitely F is on the same side, right? If E sits in his office and faces the corridor, whose office is to his left, right? तो पहले तो हमें सिर्फ अभी ये पता चला है कि इस तरह का कोई सेटअप है. फिर से पढ़ते हैं, right? Both B and C occupy offices to the right of the corridor and A occupies to the left. E and F occupy opposite. This is it. E and F occupy offices on the opposite side of the corridor, but their offices do not face each other. ठीक है. The office of C and D they face each other. So C और D के ऑफिस जो हैं ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. E does not have a corner office, right? E does not have a corner office. अब E का ऑफिस कॉर्नर में नहीं है. So what I derive from here, what my derivation from here comes out to be that this is C E B, right? इस तरह बना है ये C E B. और अगर आप इसको सेटल करते हो तो देखना E and F occupy offices on the opposite side of the corridor, but their offices do not face each other. तो E और F के ऑफिस एक दूसरे को फेस नहीं करते हैं और F office is further down the corridor than A's office. So ये आपका F का ऑफिस बन जाता है, right? और ये आपका A का ऑफिस बन जाता है और ये D का ऑफिस बन जाता है, right? So F's office is further down the corridor than A, but on the same side. So C और D ने एक दूसरे को फेस कर लिया, F उस तरफ चला गया. So ये सारा अरेंजमेंट अपना बन गया है. तो पहला क्वेश्चन है, he says if E sits in his office and faces the corridor, whose office is to his left, right? So whose office is to his left, guys? Definitely C. E के लेफ्ट में C होगा, right? Who is F's immediate neighbor or neighbors, right? Only A. So these two questions are done, right? Clear? Yes sir. So अभी नेक्स्ट देखते हैं. इसके बाद ये फिगर हैं. देखो यार, ये फिगर वाले क्वेश्चंस जो हैं ये तो मतलब बहुत मजाक वाले क्वेश्चन होते हैं. इसमें कुछ नहीं है. देखिए एक कर्व, स्ट्रेट लाइन, नीचे वाला कर्व, राइट? कर्व, स्ट्रेट लाइन, नीचे वाला कर्व. तो पहला चीज तो है कि स्ट्रेट लाइन वुड बी योर आंसर, इजंट इट? अब नंबर्स देखें तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, राइट? यहाँ पे देखिए 4 और 3 आ गया तो 2 वाला आंसर होना चाहिए. तो ये भी अपना ट्रू है कि सर 2 वाला आंसर होगा. और 2 वाले आंसर में एरो इस तरफ होगा. सो आई थिंक ए इज योर आंसर. दिस हैज नथिंग टू डू विद, यू नो, दिस इज रियली ईजी यार, बहुत ईजी है. चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर. अब ये फिगर में देखेंगे तो ये रोटेशन चल रही है. देखिए ये जो स्क्वायर है इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन चल रही है और इसकी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है. बस ये सिंपल सा फंडा है. अगर आप इस रोटेशन को मेंटेन कर लेते हैं तो योर आंसर वुड कम. ये वाला आंसर आ जाएगा. आंसर इज बी. दिस इज ईजी, राइट? ये कोई मुश्किल चीज नहीं है. देखिए अब कहते हैं लक्ष्मी, हर ब्रदर, हर डॉटर एंड हर सन आर बैडमिंटन प्लेयर. अ गेम ऑफ डबल इज टू बी is about to begin, right? Not being, begin, B-E-G-I-N, right? Lakshmi's brother is directly across the net. So लक्ष्मी है, लक्ष्मी का भाई है, लक्ष्मी का सन है और लक्ष्मी की डॉटर है. तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट बनना है, देख लीजिए, राइट? Lakshmi's brother is directly across the net, right? So लक्ष्मी का ब्रदर is directly across the net to Lakshmi's daughter, right? So लक्ष्मी के ब्रदर के साथ कौन हो सकता है? इधर लक्ष्मी हो सकती है अब, या लक्ष्मी सन हो सकता है, ठीक है? Then her son is diagonally across the net from the worst player's sibling, right? He is sibling to his sister. So obviously वो directly across है, which means this is Lakshmi's son
and this is Lakshmi, right? So he is directly across the sibling of the worst player, so Lakshmi comes out to be the worst player. Yes, right. And the best player and the worst player are on the same side, or on the same side of the net, right? So who is the best player, right? तो best player कौन होगा guys? So definitely now he says the best player and the worst player are on the same side of the net. So ये worst है तो ये best हो जाएगा, best player, right? So who is the best player? Our brother is the best player. All right, clear? Yes sir. Next, pen is less than pencil, pencil is less than book, and book is greater than cap. Which of the following is always true? See, pen is less than pencil and pencil is less than book, so pen is less than book is true. So I think this is very simple. Symbol actually retains itself, right? तो ये symbol retain बोलते हैं हम लोग इसको. Clear guys? ये बहुत धांसू और भयंकर क्वेश्चन है, राइट? और इसके साथ 5 क्वेश्चंस थे. सो बोलता है ए बी सी डी स्टूडेंट हैं, ए बी सी और डी. तो कुछ ऐसे बना लेते हैं हम लोग इसको. स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, पी क्यू आर एस, ऑलराइट, एंड दे आर स्टडिंग इन साइंस कॉलेज. सो कॉलेजेस देख लेते हैं. साइंस कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज है, और कॉमर्स वाला कॉलेज है, और इंजीनियरिंग कॉलेज है, राइट? एंड दे आर फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स. डिफरेंट स्टेट्स तुम्हारी कौन सी हैं? गुजरात है, राजस्थान है, आसाम है, और केरला है. सो दिस इज वन क्वेश्चन which has given immense pain to a lot of people, right? And when I say immense pain, I really mean it has given immense pain to a lot of people, right? So इस तरह का डाटा बनाना कई बार ज़रूरी हो जाता है. So let's see आगे क्या करना है. So if you are smart, you should write over here as colleges, और you नीचे लिख लो यहाँ पे city है, ये college है, और ये क्या है तुम्हारा state. नीचे लिख लीजिए, ठीक है? सो लेट्स सी गाइस. पहली चीज इंफॉर्मेशन गिवन इज डी इज स्टडिंग इन असम. सो डी इज स्टडिंग इन असम. सो डी डज नॉट स्टडी एनीवेयर एंड नो वन एल्स स्टडीज इन असम, राइट? दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू डू. आर्ट्स कॉलेज इज सिचुएटेड इन सिटी एस विच इज इन राजस्थान. सो आर्ट्स कॉलेज इज इन राजस्थान, राइट, which is city S. So I have written it on the arts college, right, which is in the city S, right? So definitely which means जो आपका D है, D is from Assam, so D does not belong to Rajasthan, isn't it? D does not belong to Rajasthan. That's very simple because D is from Assam, right? And next like देखते हैं, A is studying in commerce college. So A यहाँ से देखिए कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता है. ए स्टडीज इन कॉमर्स कॉलेज. सो नोबडी एल्स स्टडीज इन कॉमर्स कॉलेज एंड नोबडी इज गोइंग लाइक दिस, राइट? यस सर, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, इजंट इट? ये भी आपका क्लियर हो गया. और उसके बाद बी स्टडिंग इन सिटी, इन बी सिटी क्यू. सो ये बी है. तो बाकी भी सारे कैंसिल कर दीजिए, ऑलराइट? एंड साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला. सो science is located in Kerala, so I'm writing it over here. Science is located in Kerala, all right, which actually means guys, A, अब बात करते हैं, देखो A की बात करते हैं, right? A is in commerce college, which means A is not from Kerala, right, because Kerala में science है. And A is not from Rajasthan. Yes sir, it is true because राजस्थान में तो definitely कॉमर्स कॉलेज जो है वो गुजरात में है. So your commerce college is in Gujarat, right? Your commerce college is in Gujarat. Now once you write that this goes, so this is a way to go, right?
अब दूसरा चीज देखिए, ए का केरला में नहीं है, सो डेफिनेटली आपका ए साइंस वाला नहीं है, तो अपने को बहुत सारी क्लैरिटी मिल चुकी है, विच मीन्स डेफिनेटली इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन असम, engineering colleges in Assam, because only one state was left, isn't it? And Assam में कौन जा रहा था? D जा रहा था, which means D goes to engineering college now, which means now D does not go here, here and here, it also cancels off, isn't it? D का भी काम खत्म हो गया, D असम में था और असम में इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो वी आर डन विद दिस एज वेल, है ना गाइस? सो यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं, ए स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज से भी इंफॉर्मेशन मिल गई, बी स्टडिंग इन साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन दिस। तो अब बात आती है सी सब कुछ फिक्स हो चुका है गाइस, यस एवरीथिंग इज फिक्स्ड अप, राइट? ऑल यू नीड टू नो नाउ इज, इफ यू आर स्मार्ट, जस्ट कीप काम एंड लेट्स सी व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन, राइट? तो फिर से देखना, डी स्टडिंग इन असम हमारा क्लियर है, असम है, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ तक हमें क्लैरिटी है, राइट? और सी जो है, अब सी की बात करते हैं गाइस, सी, राइट? सी इज इन सिटी दिस, है ना? और एनीथिंग एल्स? एस एस एस, जो एस जो है वो तुम्हारा गुजरात में है, ये तो तुम्हें पता चल गया है, राइट? एस नो, एस इज इन राजस्थान और ए तुम्हारा गुजरात में है, विच मीन्स गाइस ए कैनॉट बी इन एस ऑल्सो, इजंट इट? डेफिनेटली, क्योंकि एस जो है, ए जो है वो तो कॉमर्स पढ़ रहा था, तो ए ऑल्सो कैनॉट बी इन एस, दैट्स अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन, इजंट इट? दैट एक्चुअली इज अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन नाउ। सो इस हिसाब से देखा जाए गाइस, क्या बचा है अब हमारे पास, चेक कीजिए। Anything else we can actually get? S is in Rajasthan and Rajasthan has arts college, right? Rajasthan has arts college, right guys? Which means, right, listen to me, S and B का कोई combination नहीं है, which means जो तुम्हारा B है वो राजस्थान में नहीं है, B is in Kerala, great, now we are done। सो ये देखिए, यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ से ये आ जाता है, विच मीन सी जो है वो राजस्थान में जा रहा है, राइट? और राजस्थान में क्या था? राजस्थान में एस भी था, विच मीन्स ये कैंसिल, दिस एंड दिस कैंसिल, राइट? तो अब हमारा ये सारा सेटअप बन चुका है। ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कि अब हमें पता चल गया है कि सी जो है ये राजस्थान का है, तो ये भी कैंसिल एंड डेफिनेटली ये भी कैंसिल, तो ये सारा कुछ सेटअप बन गया, द क्वेश्चन इज डन, राइट? हमारी जो पोजीशन नहीं बनी है वो क्या है कि पी और आर का नहीं है, तो क्वेश्चन चेक करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं इसके बाद, व्हाट आई गॉट वाज, एंड इट इज रियली टिपिकल क्वेश्चन, सी गोज टू एस विच इज इन राजस्थान एंड सी टेक्स आर्ट्स, राइट? और ए अपने को पता नहीं है, बट ए गोज टू गुजरात और गुजरात में था कॉमर्स कॉलेज, राइट? एंड बी जो था वो गया था क्यू और वो था केरला में और था साइंस, और डी था असम में और वो जा रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट? नाउ एवरी आंसर नाउ वुड बी इजीली अवेलेबल। इसी डाटा से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप चेक करके देखिएगा। फर्स्ट का आंसर इज ए स्टडिंग इन वेयर? ए स्टडिंग इन गुजरात, राइट? सेकंड का आंसर इज D is studying in Assam. Just check it. D studies in Assam. Yes, D studies in Assam. So second का आंसर is A. D is studying in Assam. Right? उसके बाद देखेंगे तो थर्ड का आंसर is B. ये सारे आंसर इसी से आ जाएंगे। So ये 6 क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। I think seriously guys, this was a great question. Seriously good question, right? So I hope this is clear to all of you. तो चलिए आगे करते हैं। Let's see. ये वाला दिस इज, तो आई थिंक अगर आप चेक करेंगे तो ये तो बहुत इजी और यू नो काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन इजीली बी सॉर्टेड आउट। व्हाट इज दिस? अगर आप चेक करेंगे 4 12 95 1 1 96 29 128 का डिफरेंस आ रहा है, राइट? बट
96 is a leap year, so plus 28 करना है, तो please guys 29th would be a issue, so answer would be B. 29 फरवरी आएगा, 96 is a leap year, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ओह दिस इज सो इजी, देखिए ये रोटेशन इस तरह हुई तो ये साइन चेंज हो गया, तो ये वाले इसके सामने 3 है, डॉट के सामने 3 है, राइट। और उसके बाद देखिए साफ दिखेगा आपको कि ये 2 बाकी वाले फेसेस आ गए ना, द अदर फेसेस, तो डॉट के सामने तो 3 था, तो 2 के सामने 4 है, 2 के सामने 4 है, सो क्रॉस और माइनस एक दूसरे के सामने, राइट। सो इस इज व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस ऑपोजिट कंटेनिंग अ सिंगल डॉट, सिंगल डॉट के सामने 3 डॉट्स हैं, एंड व्हाट इज अ कंटेनिंग 2 डॉट्स के सामने 4 डॉट्स हैं, एंड व्हाट इज द सिंबल कंटेनिंग द क्रॉस, क्रॉस के सामने द लाइन है, राइट। दिस इज वेरी इजी, राइट। ये रोटेशन कर रहा है बस इस तरफ, राइट, इस तरफ रोटेशन देखो, एक रोटेशन ये आया, दूसरी रोटेशन पे वो आ गया, तो इस तरह चल रहा है ना। ओह ग्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 डायमेंशनल फिगर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ये देखना सामने की तरफ दिखेंगे 1 2 3, और इसके बैक साइड पे पीछे देखना 1 और 2। सो इधर अगर आप अपर साइड देखते हो, सिर्फ अपर साइड देखते हो, तो 3 सामने 2 पीछे 5। लोअर साइड देखना, अगर तुम लोअर साइड देखते हो तो सामने 2 है, पीछे 1 और 2 और 3 है, 2 जमा 3 5, और मिडल में, मिडल साइड देखोगे तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 5 + 5 विच इज 10, तो टोटल 20, राइट, टोटल 20। आई थिंक दिस इज अ वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन। डॉट स्टैंड्स फॉर, तो ऑप्शन में से पुट करोगे 8 + 18 + 28 + 83 + 81 comes out to be 218, so option D is your answer. Some questions are really easy, some are very tough, some are very easy, right? और लास्ट में ये देखिए, so क्या बन रहा है, 8 6 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो मुझे लग रहा है इट इज 8 - 6 + 4 is equal to 6, 10 - 5 + 6 is equal to 11, and 15 - 7 + 8 is equal to 16, so 13 - 4 + 8 is equal to 17. This is your answer. So I hope this can be easily getted, guys, and thank you so much. I hope you have enjoyed the session. I have enjoyed it, and this was a, but I must tell you, this was exceptionally tough on reasoning part. Keep your foot ruler with you. Yeah. Now, so guys, please unlock 20, ends on February 28th, right? So prelim test series, current affair revision, and everything is there. And signing off, guys. Thank you so much. God bless you. Jai Hind to all of you. Thank you so much.